वेलकम टू मेरे अजीज हमवतनों ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको वेलकम करता हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज स्टार प्रोग्राम जिसका नाम है मेरे अजीज हमवतनों, और मैं आपका मेजबान शफा। और आज के प्रोग्राम में हमारे पास मौजूद है पानामा लीक्स का क्या होने वाला है अंजाम, जानेंगे आबिद शेर अली से। रजा हारून क्या सोच रहे हैं 24 अप्रैल के जलसे के बारे में। वकार यूनुस रोएंगे अपने रोने। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आपका मेज़बान कामरान शाहिद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मेरा अजीज़ हमवतनों। हज़रात, मैं इस वक्त आपको पता है कि चैनल 24 ज्वाइन कर चुका हूँ। साथ ही मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हसन निसार साहब, वो भी चैनल 24 काफ़ी अर्से ज्वाइन कर चुके हैं। उन लोगों को ज्वाइनिंग के दौरान ही हम लोगों ने फैसला किया है कि हम आके मेरे अजीज़ हमवतनों के ऊपर आपको एक ऐसा प्रोग्राम करके दें जिसमें मैं बेतहाशा बोलूँ और ये मेरे साथ बैठ के बातें करते हैं। हसन निसार साहब, वेलकम टू मेरे अजीज़ हमवतनों। आपको भी वेलकम करता हूँ। हसन निसार साहब, मैं कैसा लग रहा हूँ देखने में आज? एक तो आपकी ड्रेसिंग सेंस जो है तुम्हारी वो बिल्कुल पागलों वाली है। जहाँ सस्ता लंडा तुमने दिखता नहीं वहां से खरीद के पहन लेते हो। और भाई ये मैं नया सूट सिलवाया मैंने मुनीर बड़ाइज का। मुनीर बड़ाइज आपको पता है बड़ा ब्रांड है, मैं ब्रांड पहनता हूँ। शर्ट भी कल रात नहीं ली है मैंने। कहाँ से नया है? पसीने छूट रहे हैं, पता नहीं दुम्बा खा के आते हो क्या है, समझ दुम्बा ज्यादा खाऊंगा, पसीना बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, जो राह का एजेंट पाकिस्तान ने पकड़ा है, अच्छा, पाकिस्तान को इस पे करना क्या चाहिए? एजेंट जो पकड़ा है रॉ का, इसको हम वजाहत सईद खान के हवाले कर देते हैं। वजाहत है क्या? वजाहत सईद खान, वो आपने देखा ना, वो गंजा, वो दाढ़ी वाला, वो 7.5 फुट का, उसके इलाके में सर्दी भी होती है ऊपर। हम लोग यहाँ गर्मी में जून जुलाई में झुलस रहे होते हैं, वो ठंड में होता है, इतना लंबा है। और उस बंदे के हवाले आप इस रॉ के एजेंट को कर दें। और इसे का बेटा 3-4 प्रोग्राम तेरे आप वजाहत सईद खान के साथ। उस बंदे ने फिर जो करना है इसके साथ, आपको पता है एजेंसियाँ क्या करती है, बहुत कुछ होता है। और इस ट्रेन मंसूबे पे हाँ, 76 अरब का फायदा जो बचत की है ये शहबाज शरीफ ने की है। शहबाज शरीफ का कहना है, क्या कहोगे इस पे? वो $1.5 अरब की एक बनती है, अगर हम इस तरह 4.5-5 अरब डॉलर की 2-4 बना दें, मैं समझता हूँ कि देखे फिर लोड शेडिंग होगी किसी को तो वो ऑरेंज ट्रेन में जाकर बैठ सकता है, इलाज मुआवजे की सहूलतें आ सकती है। मतलब 5 शहर आपके बन सकते हैं। तो लोग आएंगे, बाहर की टीमें आएंगी, बाहर के लोग आएंगे, वो आके देखेंगे यार ऑरेंज ट्रेन है यहाँ पे, चलो आगे यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं, उससे सरमायाकार आ जाएगा। और कोई गली मोहल्ले में लोग गुजरे होंगे, उनके आपस में मसाइल होंगे, चलो और ऑरेंज ट्रेन में बैठ के मसले हल करते हैं, वो हल हो जाएंगे। गाँव देहातों के अंदर खुशहाली आ जाएगी। ये आपकी जो ये पूरी ऑरेंज ट्रेन बन रही है लाहौर के अंदर, इसकी वजह से जो आलूदगी हो रही है, जब ऑरेंज ट्रेन बन जाएगी तो वो आलूदगी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन बनने के दौरान आलूदगी हो रही है वो सारी। तो ये मंसूबा बहुत ज्यादा बनने से अभी बहुत शदीद जरूरत है। ये मैंने ठीक है, एक मिनट पूछ लूं, मैंने ठीक क्या नहीं कहा, सबर कर, एक मिनट, एक सेकंड लगेगा, एक सेकंड यार, सबर कर चाचे। हाँ हेलो सर, देख रहे हैं आप? हाँ, कैसा था सर? ऑरेंज ट्रेन की खुल के माहित की आपके भाई ने, ठीक है, ओके, थैंक यू। परवेज रशीद ने कहा है कि ये पनामा में जो नाम आए ये सारे गलत हैं। और मैं तो नहीं कह रहा, परवेज रशीद कह रहा है। अच्छा ठीक है, चलो सही है, आप कहते मान थे। और तज्जिया दो अपना। और मैं कहता तज्जिया दूं? मैं कोई मतलब क्या हूँ, मैं मशीन हूँ, फोटोकॉपी हूँ कि मेरे अंदर कागज रखोगे, बटन दबाओगे, नीचे तज्जिया निकल आएगा? भाई मैं क्यों तो तज्जिया नहीं दे रहा। इमरान खान ने सवाल किया, ये मुझे समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बच्चों के पास ना पैसा आया कहाँ से। ये कोई एक खास बात नहीं है, आम सी बात है। इसको मेरे ख्याल से इस तरह नहीं लेना चाहिए। हाइड पार्क की जो इनकी जायदादें 700 करोड़ रुपए की, वो कहाँ से आई है इनके पास? और मुझे आज तक याद पड़ता है ये 90 की दहाई से हाइड पार्क वाला सीन इनका जो है, ये वहां रहते थे रेंट पे। हसन नवाज जो है ये हाइड पार्क में 90s से रह रहे हैं रेंट पे, और 90s से वहां पे रह रहे हैं। हो सकता है आगे चल के पंजाब पुलिस ने वहां छापा मारा हो, बंदा पकड़ के लाए हो, और बंदे की कहीं लाश 2 दिन बाद मिली हो, गलती से जाली पुलिस मुकाबले में बंदा खुद ब खुद मर गया। अच्छा, इन्हें अभी कहना चाह रहे हैं कि ये लोग थे इधर लंदन हाइड पार्क में, और वो जो मालिक मकान था उसको पंजाब, उसको पुलिस ने जाके पकड़ा, और पुलिस ने जाके उसको जो है वो यहाँ पे रखा, और बाद में वो गलती से किसी पुलिस मुकाबले में मारा गया। इस वजह से प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली टेनेंट्स के पास चली गई। अभी कहना चाह रहे हैं वो खुद ब खुद जाली पुलिस मुकाबले में गलती से मर गया। चलो ठीक है, सही है, आपने फैसला कर लिया तो मैं क्या कह सकता हूँ। ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन वाले कह रहे थे कि 13 अप्रैल को
14 अप्रैल को गालिबन 13 अप्रैल को उन्होंने लाहौर में मुजाहरा करना है और ये अपना माल रोड, जेल रोड, मजंग, फिरोजपुर रोड ये सब बंद कर देने। तो आपको क्या लगता है ये क्या होगा फिर इसमें खारिश होगी और क्या होगा? तो खारिश में थोड़ी सी होती है कभी कभार। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म क्यों आनी चाहिए? मैं नहा रहा हूँ यहाँ पे, जो मुझे शर्म आनी चाहिए। और पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। तो क्यों दुनिया को खारिश नहीं होती जो मुझे देख रही है? क्या हो गया? यंग डॉक्टरों को पैगाम यह है कि प्रोटेस्ट बिल्कुल करें, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि पुलिस वालों से जूस लेके मत पीना। और जूस आपको पिलाएंगे, 1 लीटर वाला जूस होता है वो, और इन बच्चों ने बेचारों ने पीना नहीं, और वहां ये 5 मिनट के अंदर सड़क खाली हो जानी। क्यों? बस वो इंटरनेशनली एक जूस मंगवाते हैं, उससे हालत बंदे की बिगड़ जाती है। बहुत तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुझे बताया कि बारिशें भी हुई हैं खां में, उन बारिशों के बाद फिर से सैलाब आ गया और फिर से बड़ी तबाही हुई है। इस मसले का एक ही बंदा है जो हल निकाल सकता है। कौन है? और वो बंदा एक ही है, मोनस इलाही। और ना गिर यार, उस बंदे ने यार, और मामा बस कर दे यार। उस बंदे ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है काला बाग पे, अच्छा, उसको तुमने देखना है और दंग रह जाना। क्या करें? मतलब डैम बनाए, क्या करें? डॉक्यूमेंट्रियां प्रमोट कर रहे हो, क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या करना चाह रहे हो आप एक दफा देखो, आपको मजा ना आया, पैसे वापस। क्या है मतलब? डुबडी है क्या? 4D राइड है, मोशन राइड है, क्या है वो? क्यों बैठ के मजा आएगा? क्या मतलब है? वो आप देखोगे तो फिर आप बताओगे ना। नहीं तो मुझे बाप बताया मसले का हल क्या है? क्या करें? कालाबाग डैम बना ले, क्या करें? बनना चाहिए। ये था मेरा और हसन निसार साहब का मुकालमा, और इसमें अभी तक आपने देखा है कि हम लोग काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। हमारी बात गपशप जारी रही, लेकिन मेरे अजीज वतनों भी ख़त्म नहीं हुआ। हम लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ होंगे उसको शिफात। वेलकम टू मेरे अजीज वतन ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान शफात, और अब प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं पानामा। जब से पानामा लीक्स शुरू हुई हैं, दुनिया में इस लीक्स के हवाले से एक भगदड़ मच चुकी है। पनामा लीक्स के मुताबिक आइसलैंड के वज़ीर आज़म सिगमंड डेविड और उनकी अहलिया के बरतानिया में लाखों डॉलर के खुफिया असासे हैं। इस इंकशाफ के बाद आइसलैंड के दारुल हुकूमत रेकयाविक में हजारों अफराद ने अपोजिशन जमातों की क़यादत में वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि आइसलैंड के वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और लोग सड़कों पर निकल आए हैं। वहाँ पाकिस्तान में पूरी हुकूमत में एक भगदड़ मच गई है कि कौन मियाँ साहब पर लगाए गए इस इल्ज़ाम को गलत साबित करता है अपने तरीके से। तो पहले राना सनाउल्लाह बोले, पनामा लीक्स जो हैं ये दरअसल जो है ये शैतानी लीक्स हैं, और इन शैतानी लीक्स के गुब्बारे से हवा जो है वो निकल चुकी है। जी हाँ, ये थे राना सनाउल्लाह अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए। अगर आपका ख्याल है कि वो तो पंजाब हुकूमत के वज़ीर है और उनका काम तो सिर्फ पंजाब हुकूमत की बात करना है, तो ऐसे तमाम बेवकूफ़ स्टूपिड लोगों को मेरा जवाब है कि वज़ीर है भाई, उसकी जो मर्जी वो करे। मैं जज्बाती हो जाता हूं जब मेरे लिए बिल्कुल ये जज्बाती मसला होता है। नवाज शरीफ साहब की तरफ जब कोई उंगली उठाता है, परवेज रशीद से बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये है वो बर्दाश्त, I mean, ये वो वाली बर्दाश्त नहीं है जो आप समझ, लेकिन ये वो बर्दाश्त है जो परवेज रशीद की ख़त्म हो जाती है जब कोई मियाँ साहब पे तनकीद करता है, तो ही कैन नॉट, यू नो। और परवेज रशीद में कमाल है, वो किसी भी चीज़ में इमरान खान को घुसेड़ सकते हैं, और इस इशू पे उन्होंने इमरान खान को कैसे घुसेड़ा ये भी सुने। परवेज रशीद ने कहा इमरान खान अपने इल्जामात गलत साबित होने पर माफी मांगे, उन्हें राई का पहाड़ बनाना जेब नहीं देता। आपकी बीवी मोहतरमा जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये जमीन उन्होंने आपको दी थी, और जो आप कहते हैं कि मैंने वहां पे फ्लैट बेचा था, वो सारी कहानी जो है वो आपस में मिलती नहीं है, उसमें कई झोल हैं, कई कंट्राडिक्शंस हैं। ये है वो कमिटमेंट, ये है वो कमिटमेंट जो कि वैसे तो परवेज रशीद साहब की पाकिस्तान से होनी चाहिए, मगर है वो असल में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। और बहुत सारे बेवकूफ़, जाहिल, अंधे और गंवार लोगों को एतराज़ है कि परवेज रशीद हुकूमत पाकिस्तान की तनख्वाह लेते हैं, पाकिस्तान के लोगों का वोट उनके पास है, पाकिस्तान का नमक खाते हैं। तो उन लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि परवेज रशीद वाकई पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं।
वो सारी कमिटमेंट जो परवेज रशीद की वजह से होनी पाकिस्तान के साथ चाहिए, वो नवाज शरीफ के साथ इसलिए नहीं है कि वो कोई नवाज शरीफ के ज़रख़रीद गुलाम है, बल्कि इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ 18 करोड़ अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। तो नवाज शरीफ की साइड लेने का मतलब यही है कि परवेज रशीद पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की बात की जाएगी तो वो मेरे मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वजीर आजम हैं, कायद भी हैं। वो उनकी उन कुर्बानियों को देखता हूं जो वो मेरे वतन को दुरुस्त करने के लिए करते हैं। परवेज रशीद अगर नवाज शरीफ के हक में बोल रहे हैं तो अभी भी अपनी ड्यूटी पर हैं, क्योंकि वो जिस पैसे के दिफा में बोल रहे हैं वो भी पाकिस्तान के लोगों का ही है। नून लीग में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब उनके सामने नवाज शरीफ साहब की मुबैना खुफिया दौलत का जिक्र हो रहा होता है तो वो काबू नहीं रख पाता। आपकी हिम्मत कैसी, आप मुझसे बात करें? ओ आप अपनी टोन संभाल के बात करें। ओ आप मुझसे सारे साथ चार अकेले मुझे पड़े, आप कितने बात करते मजा नहीं आ रहा। दानियाल साहब आपको बिल्कुल थोड़ा सा तो नेशनल टेलीविजन की तमीज होनी चाहिए। यू आर बदतमीज। तो आप क्या कर रहे हैं? आप हैं कौन? और आप क्या कर रहे हैं? ओ भाई सवाल पूछने के लिए आए ना, मैं सवाल नहीं पूछ सकता तो मैं कह रहा हूँ बारी बारी पूछते ना, मैं जवाब तो दूं। आपको कोई राइट नहीं है कि आप मुझे कहें कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। तो सवाल दानियाल अजीज साहब, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, बराए मेहरबानी ना कच्चे चटे हम खोलें एक दूसरे के। ये आप पॉलिटिशियन पहले नहीं है जो टीवी पर आते हैं, आपसे पहले हजारों लोग पीएमएलए देखिए, आप मेरी बात के ऊपर कमेंट ना करें, आप सवाल पूछें। आपने देखा काशिफ अब्बासी कितनी बदतमीजी कर रहा था। ये हाथ जोड़कर माफी मांगना ये बदतमीजी कहलाता है। आपको पता है कि दानियाल अजीज के सामने कोई हाथ जोड़कर माफी मांगे तो इसका क्या मतलब है? उनके इलाके में एक गाली समझा जाता है। इसका मतलब है कि वो बंदा वाकई माफी मांग रहा है। और दानियाल अजीज को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने काशिफ अब्बासी की इस कदर शदीद बदतमीजी के आगे खुद को आग नहीं लगाई, वरना ऐसे दो टके के लोगों की ऐसी की तैसी इनकी हिम्मत कैसी हुई कि ये सहाफी शरीफ फैमिली के ऊपर $1.25 अरब की करप्शन का इल्जाम लगाए? कुछ खोल लेके फिर गए थे सारे, और ये कर्ज उतारो मुल्क सवारो चल रहा था। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर एंटी करप्शन और फ्रॉड यूनिट आया, $400 मिलियन की एम्बेजलमेंट हुई है, और हमें वो पूरा करके दो। दानियाल अजीज $400 मिलियन की करप्शन का इल्जाम लगाए। मेरे ख्याल में काशिफ अब्बासी पर भी उनको गुस्सा शायद इसीलिए था कि वो कम पैसे क्यों बता रहे हैं, करप्शन तो ज्यादा क्यों? ओह बाय द वे, ये सिर्फ कर्ज उतारो मुल्क सवालों के हवाले से करप्शन का जिक्र कर रहे थे दानियाल अजीज साहब। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें पानामा लीक्स में ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर मियां साहब को 62-63 के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सके। और यहां पे जब सारे ही इलेक्शन कमीशन से लेकर सियासतदानों तक मियां साहब के हक में बोल रहे थे तो साले जाफर से भी रहा नहीं गया। इस खबर को फौरन नून लीग के MNAs ने प्रमोट किया। साले जाफर ने जंग अखबार में खबर लिखी जिसमें कहा कि पानामा लीक्स दर हकीकत मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक आलमी साजिश है। उधर रहमान मलिक ने कहा कि पानामा लीक्स असल में उनके खिलाफ साजिश है। मियां साहब ने बड़ा सोचा और आखिर में एक ऐसा आइडिया पेश किया जो कि मियां साहब ने इससे पहले सिर्फ 2000 दफा इस्तेमाल किया, और वो था ऑब्वियसली एक जुडिशियल कमीशन का कयाम। मगर साथ ही मियां साहब ने असल मुजरिमान कौन है उनके बारे में भी एक हल्का सा इशारा दे दिया था। कौन है वो बंदा, कौन है? मैं भूल गया। किसने जायदादें अपने नाम पे नहीं कराई? हो सकता है शायद अपने नाम पे कराई हो। हो सकता है शायद मियां साहब इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक आला दिफाई तज्जिया निगार जनाब ऋतिक रोशन साहब। ऋतिक रोशन साहब, आदाब। आप शायद आपको हमने कभी देखा हुआ है? भाई देखो होगा, फिल्में करता हूँ मैं, और वो तुमने डांस नहीं देखा मेरा? वो ऋतिक रोशन वो फिल्मों वाले वो आप ही हैं?
अरे भाई मैं ही हूँ, असल में मैंने। अच्छा, लेकिन कैमरे पे बहुत डिफरेंट नजर आते हैं आप। कैमरे पे तो आपकी बड़ी बॉडी, बड़े कट शर्ट और बड़ा वो मतलब बाल भी छोटे हैं आप, यू लुक डिफरेंट। लो बताओ, पूरी दुनिया में पहचानती। अरे भाई ये मेरा नई पर्सनालिटी है, बीफ हंटर असल में मैंने अपने आप को बनाया, और धूप में तो बड़ा बैठ रहा हूँ आजकल। हंटर बीफ बनाया हुआ है आपने? हंटर बीफ, हाँ। इस सारे मामले के बारे में, इस पनामा लीक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो तुम्हारी खिदमत में एक बत्तख अर्ज है। बत्तख? एक होता है शेर, ये बत्तख है। अच्छा, वो क्या है? क्वैक मैक, क्वैक मैक, क्वैक मैक। आदाब अर्ज है। ये क्या था? हाय सवाले से चंद पंखड़ियां लिखी है। अर्ज किया है कि पनामा लीक क्या हुआ, शोर मच गया। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। पनामा लीक क्या हुआ, शोर मच गया। शोर मच गया, तू लाजमी बोलियो हर शेर में। पाजामा लीक जब हुआ, सब घूरने लगे, ये क्या हो गया। ये शेर था। मतलब बच्चा जब पाजामा बच्चे को पहनाओगे और वो खराब कर दे उसको, तो सब देखते हैं ये क्या कर दिया। उस हवाले से पनामा लीक और पजामा लीक को आप मिक्स कर रहे हैं? मिक्स हो गया है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या अच्छा लिखा है, क्या अच्छा लिखा है, बहुत आला, बहुत। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब आबिद शेर अली साहब। आबिद शेर अली साहब, वेलकम टू मेरे अजीज हमवतनों। बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, सब लोग वजीर आजम की हिमायत में बोल रहे हैं, आप क्यों चुप हैं? आपकी सिर्फ एक ट्वीट आई है जिसमें आपने कुछ लोगों को कुत्ता कहा है, इसके अलावा कुछ बोले नहीं आप, क्या वजह? देखें, आबद की एक अपनी वैल्यू है और आबद अपने वैल्यू से गिर कर कभी कोई बात नहीं करता। और ये जो जुम्मा 8 दिन आए हुए लोग लोटे जो हैं, ये मेरे कायद के हक में उठ कर बातें करते हैं, ये मेरे कायद की तौहीन है। और इनको क्या हक पहुंचता है कि ये इस मामले पे आकर बात करें? आप गुस्सा कर गए, आप गुस्सा कर गए आबिद, आप गुस्सा कर गए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं, वो ये कि आप चलें, छोड़ने सारी बातें, ये बताएं इन इल्जामात में क्या हकीकत है? ये जो जितना भी ये चल रहा है पनामा लीक, ये पजामा लीक, इसमें हकीकत क्या है? झूठ पे झूठ और सरासर झूठ। और मेरे कायद के पास तो इतने सारे पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि मेरे कायद यूं खड़े खड़े इस मुल्क का सारा कर्जा उतार सकते हैं। तो उतारते क्यों नहीं? कैसे उतारें? सारा पैसा जो बाहर है। नहीं तो जो बाहर है तो वो अंदर ले आए। पाकिस्तान में पैसा लाएं तो यहाँ पर बैंक डकैतियां बहुत ज्यादा होती हैं। और सोचो कि अगर मियाँ साहब अपना पैसा किसी बैंक में रखवाएं यहाँ के, तो कल को वहां पे अगर डकैती हो जाए उस बैंक के अंदर तो इतना पैसा आया कहां से मियां साहब के पास? ओए तुम मेरे कायद के खिलाफ इल्जाम लगाते हो। ओए तुम कहते हो, ओए तुम सच की आवाज को कभी दबा नहीं सकते। और तुम कहते हो कि मेरे कायद के बेटे का मुंह गोल है। और तुम कहते हो कि मेरे कायद, और तुम कहते हो कि मेरे कायद ने हेरा फेरी करके सारा पैसा मुल्क का बाहर भेजा है। और तुम इल्जाम लगाते हो मेरे कायद के ऊपर। आबिद मेरी जान, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने जो बातें आप कह रहे हैं मैंने ये नहीं कही। और तुमने कहा नहीं तो क्या हो गया, लेकिन तुमने अपने ज़हन के अंदर सोचने की कोशिश तो की है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ये जहन में सोच रहा था? हाउ कैन यू से दिस? मैं साबित कर सकता हूं। आप साबित करें। और तुमने इस पनामा वाले इशू के ऊपर मुझे ऑनलाइन लिया है। और इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है? अच्छा आबिद, मुझे एक बात बताएं, इस सारे इशू का अंजाम क्या होगा? ओए तुम मेरे कायद की बात करते हो। मेरे कायद ने तो उस तरफ मुंह करके कभी डकार नहीं मारी, और तुम तो बैंक अकाउंट्स की बात करते हो। देखो इस वक्त पूरी नून लीग, पूरी की पूरी नून लीग एक गालियां देने वाली मशीन बन चुकी है। आप लोग धड़ाधड़ गालियां दिए जा रहे हैं। आप लोगों का सारा गुस्सा सबसे पहले मीडिया पे निकलता है। आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, टॉक शोज में, हर जगह पे आप लोग गालियां दिए जा रहे हैं। इमरान खान को भी गालियां दिए जा रहे हैं, जिसका इस सारे मामले से कोई लेना देना भी नहीं। अब सवाल ये है कि आप इस मामले को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? आपके अपनी सोच क्या है? आपने क्यों इतनी गालियां देने का बेड़ा उठाया हुआ है? क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? असल में जब मियाँ साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है
तो हम सब ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं आपका सबसे ज्यादा वफादार हूँ, और सबका ये आराम होता है, सिर्फ मेरा नहीं होता, सिवाय चौय निसा के। और आप यकीन करें कि मियाँ साहब इस बात का हिसाब भी रखते हैं, और वो याद रखते हैं, लिखते हैं बल्कि, और जो उनकी खुशामदी में सबसे ज़्यादा आगे होता है वो उसको M&A भी बना देते हैं। और अगर कोई परवेज रशीद के लेवल का हो तो उसको वजीर इत्तलात भी बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद शेर अली साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शेर अर्ज है। बताइए। ये जो तुम्हारा पजामा लीक है, हाँ, उसी वाले से बताइए, वही बात हो रही है। जब मियाँ बरादर फंसते हैं, वाह, कमीशन खेलते हैं, वाह क्या बात है। फिर सहाफी उम्रे करते हैं। सहाफी उम्रे करते हैं? हाँ करते हैं भाई। अच्छा, अंधा है ना काका चुन्ना मुन्ना, पता नहीं तुझे। अच्छा, और कमीशन वाले कटते हैं। ये कटना वो नहीं है, ये वो वाला शार्ट हो जाना। अच्छा, आप वन गो में सुनाए, सही चाह रहा हूँ, जुमले ऊपर नीचे सुनाए बगैर ब्रेक के, तशरीह नहीं करनी साथ साथ। शाबाश, जल्दी सुनाए भाई। जब मियाँ बरादर फंसते हैं, कमीशन खेलते हैं, ठीक है, फिर सहाफी उम्रे करते हैं और कमीशन वाले कटते हैं। क्या बात है जनाब, क्या बात है, वाह वाह वाह। स्पोर्ट्स की दुनिया में चल रहे हैं जहां वकार यूनुस ने ताज़ा तरीन इतला दिए हैं कि कोचिंग से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही नए कैप्टन और नए कोच की नामजदगियों की इतलात भी आ रही हैं। इस बारे में बात करते हैं फ़ौरन चल के वकार यूनुस से। लेकिन स्पोर्ट्स सेगमेंट में आज हमारे होस्ट हैं जनाब राशिद लतीफ़ साहब, जो कि बात कर रहे हैं इस वक्त वकार यूनुस से। सो ओवर टू यू राशिद लतीफ़। है फ्रेंड्स, मेरे अजीज़ हम वतनों के स्पोर्ट्स सेगमेंट्स जिसका नाम है लतीफ़ की अदालत, नहीं लतीफ़ नहीं, राशिद की अदालत में आपको खुशामदीद कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ बहुत बुरा हुआ, बचाए अल्लाह ताला सबको ऐसी जिल्लत से। भाई देखो सीधी बात है, मेहनत तो बड़ी की थी, लेकिन इससे सवाल जवाब कर लेते हैं, बता दे गए। हमारे साथ मौजूद है वकार यूनुस साहब का कोच। कैसे हैं वकार, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, आई एम टोटली ओके, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा पार्टी, सबसे पहले तो ये बता कि इस्तीफा तूने दिया क्यों, क्या ऐसी वजह बन गई एकदम से दे दिया है तू? देखें, बकरा किसी ने तो बनना था। कल को बजाय इसके कि क्रिकेट बोर्ड वाले आते वो मुझे कहते हैं कि जी नाउ जस्ट गेट आउट ब्रदर, और फिर उसके बाद मुझे कहते तो मुझे एक स्टेप तो मैंने अच्छा ये बता, सही से बताइयो, शक किसके ऊपर जाया तेरा? ये रिपोर्ट जो लीक हुई थी मीडिया में आ रहा था, बाबा इधर रिपोर्ट लीक हो गई, किसने की होगी? मैंने रिपोर्ट दी, पता नहीं कैसे वो रिपोर्ट जो है ना वो आगे चल के कहीं से कहीं निकल गई। वो रिपोर्ट कहाँ से कहाँ निकल गई, मीडिया में आ गई, हर बंदा उसको तोड़ मड़ोड़ के, जैसे मैं अफरीदी के खिलाफ कोई साजिश कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, अफरीदी वो फुल टॉस पे बोल्ड होने वाला आदमी है, ठीक है, फुल टॉस पे बोल्ड, उसको साजिश की जरूरत है। जिंदगी बर्बाद हो गई, कॉमेडी सूझ रही है तुझे हैं? वकार यूनुस को जरूरत है कि वो अफरीदी के खिलाफ साजिश करे। आप खुद बताएं। भाई मेरी तुझसे बातचीत नहीं है तो आप मतलब जब आप अकल करें ना, इतना ये क्या मतलब मुंह लेके फिर रहे हैं? हम तो तजिया देते हैं, हमारा क्या ताल्लुक फुल टॉस हो सिंगल टॉस हो। आज ये बताइए शकील शेख कौन है, ये क्या चीज़ है? 2006 से जो है ये बंदा बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड में, और हर बंदे के साथ होता है ये। और ख़ुद इसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है कि ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जो है हॉकी खेलता था, ख़ुद इसके अपने बच्चे फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और ये बंदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, मैं रिपोर्ट देता हूँ, रिपोर्ट आउट हो जाती है तो शक मेरा किस पे जाएगा? हाँ बात तो सही कर रहा है तू वैसे। अच्छा मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं समझ तेरी सारी बातें समझता हूँ मैं। ये बता अगला कोच कौन होगा? कोच ना न्यू खान की होगी ना कोई ट्रक होगा, कोच होगा अगला जेन्युइन बंदा। भाई सवाल चना जवाब गंदम, मैं कोच का पूछ रहा हूँ, कोच जो अभी रह चुका है तू। हाँ। क्या हो गया भाई? हाँ। अबे दिमाग तो काम करना ही छोड़ गया। अबे देखो लोगों इसका तो गया, शादी हो गया ये। कोच कौन होगा? हाँ। आप बताएं कौन होगा? तुझसे पूछ रहा हूँ अभी टीम का कोच कौन होगा? देखिए इन्होंने जो दो बंदे ये बनाए हैं, रमीज राजा और ये वसीम अकरम। रमीज भी गोरा है और वसीम अकरम भी, उसने भी तो पता है गोरी से शादी कर लिया, तो वो भी आधा गोरा है, तो कोच भी गोरा होगा, ये मैं आपको बताऊं। प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, एहतजाज कर रहा हूँ, सुन ले, कलर की बात मत करिए।
क्या समझ हुआ? है? कलर की बात मत करियो, गोरा है ये वो है, कलर की मत कर, आगे बोल। नहीं तो अगर तुमने भी बचपन में बैठ के कोई स्नो क्रीम लगाई होती तो आज तुम इस बात पे वो ना हो रहे होते। मैं सच्ची बात बता, यकीन करो, दूर से तुम यूनिफॉर्म में चल के आ रहे थे तो ऐसा लगता था सिर्फ वर्दी चल के आ रही है, आगे मुंह गायब होता। अच्छा तू हटा रहा है ना, अब सवाल का जवाब दे। मुझे ये बता कि तेरे कैरियर के अंदर हम लोग एशिया कप हार गए, बांग्लादेश में होम ग्राउंड पे हम हार गए बांग्लादेश से, समझ है? उसके अलावा जिम्बाब्वे है, इंडिया है, उससे हम हार गए। तो मुझे ये बता, वर्ल्ड कप हारे, पहले राउंड में ही हार गए ना। हाँ, पिछले साल भी हारे। चंदा ये मुझे बता, ये सारी चीजें हरवा के तू कोच था, कोचिंग कर रहा था, तूने क्या किया ये बता दे। कोच का तो कोई कसूर नहीं है उसमें यार। वैसे मैं समझता हूँ तेरी जिम्मेदारी बनती थी। अब जो तू बोल रहा है चीख रहा है मेरे साथ साजिश हो गई, मेरे खिलाफ ये हो गया वो हो ठीक गया। है, साजिश थी, मानता हूँ साजिश थी। अरे यार मैं नहीं मानता इस चीज को। अच्छा मुझे ये बता, ये न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच क्या फिक्स था? ये वर्ल्ड कप वाला? हाँ बिल्कुल। हाँ फिक्स नहीं था, फिक्सिंग नहीं होती। नहीं सही बता, देख कतरी नहीं मार रहा है नहीं तू। नहीं ना पता नहीं, ये इस तरह था कि बस ये प्यार हो गया था अहमद शहजाद को। अच्छा बस मैं समझ गया किसकी बात कर रहा हूँ। अहमद शहजाद को प्यार हो गया था और फिर ये लोग, वो देखा था ना वो वीडियो जो सानिया मिर्जा आई थी, कहती थी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो उसमें पीछे जो जितने लोग थे ये इन्हीं लोगों ने मैच हरवाया। तो मैसेज इज क्लियर। अच्छा मैसेज इज क्लियर। अच्छा सरफराज इस बात जो है वो धोखा देगा या चलेगा? उस बंदे का मसला ये, उसका मुंह बहुत बड़ा है। अच्छा सरफराज का, उसको यॉर्कर भी मारो तो उसको थोड़ी पे लगती है। ओए होए ये बड़ा मसला हो गया भाई, बहुत मसला है उसका। तो वो बाउंसर मारो तो उसके मुंह, क्योंकि कद छोटा है, मुंह बड़ा है, कद छोटा है, तो ये चीजें प्रॉब्लम है उसको कोचिंग की जरूरत है। मसले मसाइल आ रहे हैं। इसके किसी ऐसे बंदे की कोचिंग की जरूरत है जिसकी 4 उंगलियां हो, तो वो सिर्फ आपको पता है। अच्छा मैं समझ गया, शायद अपने ही देता जा तू है 4 उंगलियां दिखा तकरीबन। अच्छा मुझे ये बता, आखिरी सवाल कर रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल सवाल है, पर करना नहीं चाह रहा था, मौका है, दुनिया दस्तूर है, मैं पूछ ही लूँ। ये डीजे बाबो ने जो एक गाना बनाया ये वाला, ये चैंपियन, चैंपियन। अच्छा देखो ना, ये भी कितनी अजीब बात है। ब्रदर वो वर्ल्ड कप से पहले कह देते हैं कि हम चैंपियन हैं। अच्छा इससे इसका क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हो? इसका क्या मतलब है? आप मीडिया पे आके क्या कहना चाह रहे हो? साथ में लड़की खड़ी करके यूं कर रहा है, ये क्या मतलब? चैंपियन क्या मतलब कोई सीन पार्ट होगा, मतलब जीत गए वो फिर सारे, तो सब फिर पता होता, सब ये तो खुद उन्होंने साजिश कर दी, इस पे तो हम कुछ नहीं। डीजे बाबू की बात कर रहा हूँ, उस पर मुझे सिर्फ ये ख्याल क्या कहा भाई, तुम खुद सोचा है कितनी मुझे अफसोस होता है, इतना मशहूर गाना पूरी सोशल मीडिया पे चल रहा, मुझे नहीं लिया उन लोगों ने यार। हालांकि पेन कलर वगैरह सब कुछ वैसा है, मतलब रेसिज्म किया है ना जो इन्होंने, ये ठीक नहीं किया यार। ये मुझे क्यों किया, क्यों मेरे साथ क्यों किया ऐसा? नहीं मैं आपके साथ हूँ, बल्कि मुझे और भी बहुत सारे लोग हैं, अपना ये एक जर्नलिस्ट हैं सलीम बुखारी साहब, उनको भी लेना चाहिए था, और भी काफ़ी लोग हैं। अच्छा तो उनको भी नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल में चलो ठीक है, सही है। सलीम बुखारी वही है ना वो जर्नलिस्ट, उनका एक वाकया भी हो गया भाई। हाँ क्या? वो रात को कहीं जा रहे थे, वो कहीं घूमने के लिए जाते, रास्ता भूल गए थे, गाड़ी एकदम रोकी, बंदे को बोला भाईजान ये रास्ता किधर जा रहा है, बंदे को हार्ट अटैक हो गया भाई, नहीं हो गया। चलो अल्लाह उसकी बख्शिश करे। मज़ाहिया बात थी यार ये बहुत। नाज़रीन आज का शो आप लोगों ने हम लोगों का देखा और उम्मीद है सारे डाउट्स और सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी वकार यूनिस से, और नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें स्टूडियो से इजाज़त दें। अच्छा ये आपने लगाई क्या? कौन लगा के गया? पता नहीं, आपके पहले से लगी हुई थी। मैं तो लेना कोच नहीं हूँ, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मेरा भी नहीं है, मैं भी छोड़ चुका हूँ कब का। तो बस फिर ठीक है, पीछे करो इसको। आओ यार इसको क्रिकेट ये कहो, बस इसी में रोक रहा। जी तो ये आप देख रहे थे वकार यूनिस को, जो कि इस वक्त बात कर रहे थे राशिद लतीफ़ से। मेरे साथ इस वक्त क्या नाम है आपका? ऋतिक रोशन साहब। ऋतिक रोशन साहब मेरे साथ बैठे। ऋतिक रोशन से भी जल्दी से कमेंट ले लेते हैं, 1-2 जुमलों में जरा बताइए, हमारे वक्त बहुत कम है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। भाई क्रिकेट के हवाले से पूछा है, इस पर तो मेरा जहन बहुत चला और मैं बहुत गुस्सा भी हूँ इस बात से। बताइए भाई, उड़ते पंछी बहते दरिया पाकिस्तान हमारा। वाह क्या बात है, उड़ते पंछी बहते दरिया पाकिस्तान हमारा। वाह, हाथ में डंडा अकल का अंधा। हाँ है कप्तान हमारा, बल्कि था कप्तान हमारा।
क्या बात, क्या बात है। तौलिया भिगो भिगो के मारते हैं। अब इसका अगला मिसरा भी है, ना बॉल से ना बैट से। वाह, ना बॉल से ना बैट से, करना अब, ना बॉल से ना बैट से, प्यार है इसे ऐड से, प्यार है इसे ऐड से, प्यार है इसे ऐड। बढ़ गई क्रिकेट आप लोगों की। लेकिन नया कप्तान आ गया, अब हो सकता है शायद आगे चल के हालात अच्छे हो जाए। यार वो भी क्या करेगा बेचारा, देख लेना 4 गुटके खा के उसकी परफॉर्मेंस में डलनेस हो जाएगी। और अब चलते हैं कराची, जहां पर खबर आई है कि पाक सरजमीन पार्टी ने जलसा करने का ऐलान कर दिया। 24 तारीख को मुस्तफ़ा कमाल की नौमौलूद पार्टी बाग़ जिना में, जो कि कराची का सबसे बड़ी जलसा गाह है, वहाँ पे जलसा होने जा रहा है, बहुत बड़ा पता नहीं। लेकिन वो अलग बात है कि पाक सरजमीन पार्टी में इस वक्त टोटल 5 बंदे हैं। अभी 5 बंदे उस 5 लाख की जगह को कैसे भरेंगे, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ख़वातीन वज़ीर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ऑनलाइन रज़ा हारून साहब। रज़ा हारून साहब, वेलकम टू मेरे अज़ीज़ हमवतनों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रज़ा भाई, क्यों ज्वाइन किया आपने मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी को? असल में पाक सरजमीन पार्टी क्यों ज्वाइन किया, अच्छा सवाल है। मुझे तराना बहुत अच्छा लगता था। तराना कौन? कौमी तराना। मैं भी कहूँ नाम जनाना है, बातें मुज़क्कर हैं। खैर, ये बताइएगा कि मुस्तफ़ा कमाल में और कायदे तहरीक में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? कितना फ़र्क है इन दोनों में? यही कोई 150 किलो का। नहीं, मुस्तफ़ा कमाल हल्के हैं, अल्ताफ़ भाई थोड़े बल्कि है। मेरा मतलब है इन दोनों के मिजाज में कितना फ़र्क है, विजन में क्या फ़र्क है? मिजाज में तकरीबन 80% मुस्तफ़ा कमाल और कायदे तहरीक एक ही चीज़ है। बस ये फ़र्क है कि मुस्तफ़ा कमाल के चूँकि वो फ्रेंच दाढ़ी रखी हुई है, वो अलग है। कायदे तहरीक की फ्रेंच दाढ़ी नहीं है। अच्छा रज़ा भाई, आप लोग जब एमकेएम में थे तो आप लोग बी और सी कैटेगरी की लीडरशिप तस्वर किए जाते थे। आप लोगों से आगे भी एक ए लेवल की, A+ लेवल की, A++ लेवल की भी एक लीडरशिप थी। सही है, सही बात है। आप अब तस्वर ये है, एक थ्योरी ये है कि आप लोगों को शायद जगह नहीं मिल पा रही, आप लोगों को कोई गुंजाइश है नहीं आप लोगों के पास एमकेएम में एक्सेल करने के लिए, इसलिए आप लोग जो है वो उड़ते पंछी जो हैं अब इस डाल पे आकर बैठ गए हैं और आपको उम्मीद है कि शायद यहाँ पे आप कुछ कर लेंगे। क्या ये बात सही है? क्या ये थ्योरी सही है? बना ले आइंस्टाइन की औलाद है, बना ले अपनी थ्योरियाँ बना ले। देखो भाई, आप हमें बता रहे हो कि हम वहाँ बी या सी कैटेगरी के थे। आप कौन होते हो हमें बताने वाले? आप कौन होते हो जो ए कैटेगरी में है? जरा उनको भी तो जाके हाल देख लो, उनका भी तो जाके जरा हाल पूछ लो कि भाई आप किस हाल में है। आप जाके जरा फारूक भाई को तो पूछोगे आप किस हाल में है। रज़ा भाई, अभी भी लोग बैठे हैं जो कायद की तकरीरों को डिफेंड करते हैं, आपसे बेहतर करते हैं। कायद तकरीर कर देते हैं, उनकी तकरीर का फिर जो भी बात होती है वो फिर आखिर में आके ए कैटेगरी वालों को सामने रखनी पड़ती है, उनको फिर उसकी सफाइयाँ देनी पड़ती है। उनके ऊपर फिर जान पे बना दिए तो फिर वो उसकी सफाइयाँ देते फिरते। रज़ा भाई, आप कायद की तकरीरों को डिफेंड करते थे, एक ज़माना था हम भी सफाइयाँ देते थे। आपके बकुल एक कैटेगरी में होते थे, फिर जब पता चला कि भाई वो 3 तलवारें भी हैं और वो सब कुछ है और वो गोलियां भी हैं और फोड़ दो भी है और ठोक दो भी है, तो वो ऑब्वियसली फिर हमने कहा चलो यार खामोश हो जाते। रज़ा भाई, आप लोग उसी कैटेगरी के लोग थे। ये देख लो, अगर आपको लगता है भाई अगर हम बी कैटेगरी में या सी कैटेगरी में तो ठीक है, आप समझते रहो भाई, आपके समझने से कुछ नहीं होता। हाँ, आपके समझने से कुछ नहीं होता। अच्छा चलें, छोड़ें तलखियाँ, छोड़ें इस बात को, चलें लेट्स काम डाउन, अच्छी बातें करते हैं। ये बताएं, जलसा करने जा रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? ये देखिए ना, अब आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है कि हम 24 तारीख को जलसा करने वाले। हम 24 तारीख को जलसा नहीं कर रहे। जो हम 24 तारीख को कर रहे हैं वो इस तरह होगा कि हमने पूरी पार्टी का जो कन्वेंशन हम कर रहे हैं, हमने 2 चिंची बुक कराए हैं उसके लिए। वो तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा, वो चिंची लोगों को ले आएगा। अच्छा देखिए, फिर वही सवाल एक है कि आप लोग टोटल अभी 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं मैक्सिमम। ये 6 बंदे 1 लाख का ग्राउंड, 6 बंदे 1 लाख का ग्राउंड, कैसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी 2 चिंची के अंदर पूरी आ जाती है, ऐसा हरगिज नहीं है।
हमारी पार्टी, ये जो 2 चिंची है, ये 20,000 चक्कर लगाएंगे। 5 बंदे आते हैं एक चिंची में, तो ये 20,000 चक्कर लगाएंगे एक दिन में, तो 1 लाख बंदा पूरा हो जाएगा जलसे में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? रजा भाई, वैसे लेट्स, एक छोटा सा सवाल आपसे है। आजकल अपना आप मुझे बहुत अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है, मतलब बेगैरत सी फीलिंग आ रही है, ज़मीर नहीं जाग रहा। आपका ज़मीर कैसे जागा था, ज़रा बताइएगा। भाई ज़मीर जागाना जो है ना, ज़मीर जगाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। मैं लंदन में बैठा था और मैंने इनकी बात सुनी, मुस्तफ़ा भाई की। मैं तो जानता भी नहीं हूँ इनको, ये कौन है। तो मैंने बोला हाँ यार, ये सही बात है, सही बात है। 5-6 दफ़ा मैंने कहा सही बात है, सही बात है। तो पड़ोसियों ने आके कह दिया भाई आपको क्या हुआ? मैंने कहा मेरा ज़मीर जाग गया। उन्होंने बोला भाई अगर अभी तो रात हो गई है, ऐसा करो 2-4 स्पगोल के गिलास पी लो, शायद आपको आराम आ जाए। आप यकीन करो, वो एसिडिटी वाला पाउडर होता है ना, वो जो गिलास में डालते हैं, बुलबुले बनते, पूरा मैंने पी लिया। मुझे वो जो चूरन होता है वो मैंने पूरा खा लिया, मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मैंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जाके मेरा वो ज़मीर ठंडा हो गया। रजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। रजा हारून साहब के बारे में ऋतिक भाई आप कैसे देखते हैं सबको? आधा गिलास तेजाब पे लाना यार। वही तेजाब लाना आप। अच्छा, इतनी आप कर रहे हो, गुजारिश, चाहे करा लो डांस मुझसे, चाहे करा लो मुजरा, तिड़गिन धा तिड़गिन धा तिड़गिन धा, चाहे करा लो। अब रिपीट नहीं किया तूने। वाह वाह वाह, डांटते हैं आप इसलिए। चलो, होगी ना मुझसे भाई की तकरीरों की तशरीह। क्या बात, क्या बात। लेकर चलते हैं आपको हमारे सेगमेंट ट्रिब्यूट टू द लेजेंड में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं तकरीबन रिटायर हो जाने वाले क्रिकेटर शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी से सब प्यार करते हैं। शाहिद आफरीदी समेत आज तक कोई शाहिद आफरीदी को समझ नहीं पाया। आप ये हमेशा मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप घटिया सवाल ही करेंगे। थैंक यू। शुरू के 10 साल इस बंदे ने वनडे क्रिकेट खेली और तब हमें लगा कि ये असल में T20 का प्लेयर है। 10 साल T20 खेलने के बाद शाहिद आफरीदी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि किस तरह से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। 96 से लेकर 2006 तक हम समझते थे कि शाहिद आफरीदी एक बैट्समैन है जो कि बॉलिंग भी कर सकता है। 2006 में हमें पता चला कि वो एक बॉलर है जो कि बैटिंग भी कर सकता है। आखिर में हमें पता चला कि वो सिर्फ एक कप्तान है जो कि पांडा वाली च्युइंगम चबाने वाला वो हीरो है जिसके बालों में नंबर 1 खुशकी नहीं पड़ती, जिसके पास बैंक में इतने पैसे हैं कि वो उस बैंक का हिस्सा है, और जनाना नामों वाली दूर उफ्तादा हाउसिंग सोसाइटियों में उसके पास इतने घर हैं जहां जरमून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, उसका रंग भी गोरा है। रंग दुश्मन की टीम में शाहिद आफरीदी की वजह से बहुत गालियां पड़ती हैं, क्योंकि अगर कोई बॉलर शाहिद आफरीदी को 3 बॉलों में आउट ना कर सके तो कप्तान से बहुत गालियां दी। मगर लाला को पाकिस्तानी टीम में बहुत प्यार मिलता है। कराची में एयरपोर्ट पर ढाका से वतन वापस पहुंची टीम, उसके बाद उनके कुछ मदाह, उनके कुछ फैंस उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। इस दौरान शाहिद आफरीदी ने इंतहाई गुस्से का मुजाहरा किया, और ना सिर्फ वो गुस्से का मुजाहरा करते रहे बल्कि उसके बाद उन्होंने अपने मदाहों में से कुछ लोगों पर उनको ज़दोकोब भी किया है, उनको मुक्के मारे हैं। शायद थोड़ा सा कम प्यार है, लाड प्यार, मगर जो प्यार लाला को इंडिया में मिलता है, जो लाला को इंडिया में प्यार मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना प्यार हमें यहां मिला है। अब जाहिर है कोई लड़की लाला के लिए टैटू तो नहीं बनवा सकती ना गुलाब का पाकिस्तान में। लाला चूंकि पाकिस्तानी अवाम के मिजाज की तरह गैर जिम्मेदार, गुसीला, जंगजू, गलत फैसले करने वाला और अपनी गलतियों से सबक ना सीखने वाला, ढीठ हो जाने वाला एक अजीम खिलाड़ी है, इसलिए पाकिस्तानी कौम को इस शख्स से बहुत ज़्यादा प्यार है।
शाहिद आफरीदी को क्रिकेट की दुनिया का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है और आवाम को शाहिद आफरीदी से वैसा ही प्यार है जैसा कि उनको इमरान खान से। हमारी दुआ है कि लाला अपनी रिटायरमेंट कभी वापस ना ले। साथ ही हम उमर अकमल, शोएब मलिक, शाहिद आफरीदी के शरीक यानी कि अहमद शहजाद, कोच वकार यूनुस और दीगर तमाम नाकारा खिलाड़ियों को भी जल्द रिटायर होता देखना चाहेंगे।